हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने हमारे चैनल पर देखा है कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड लगातार जो भी नए अपडेट रहते हैं हम टाइम टू टाइम आपको वीडियोस के माध्यम से देते रहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियोस में आपने देखा कि हम केंद्रीय विद्यालय पर जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो हम अपने वीडियोस के माध्यम से कवर करते हैं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी देने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2023-24 सत्र के बारे में, यानी कि जो आने वाले सत्र में केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन होने हैं उसके बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे ना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा एडमिशन गाइडलाइन के बारे में, यानी कि जो एडमिशन होने हैं बहुत ही जल्द केंद्रीय विद्यालय 2023-24 जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2023-24 होंगे उसके लिए कुछ एडमिशन गाइडलाइंस होती हैं जो मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूं। जो आप एक बार देख लेंगे तो एडमिशन में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एलिजिबिलिटी, एज, डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह के बारे में सारी जानकारी आपको दूंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है जो एडमिशन के प्रोसीजर से पहले आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय 2023-24 वाले सत्र में एडमिशन कराने में। तो चलिए एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रायोरिटीज इन एडमिशन। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालयों में सरकारी नौकरी करने वाले माता पिता के बच्चों को प्रायोरिटीज मिलती है, जैसे कि आप लोग नो सुना भी होगा और बहुत से लोगों के मन में ये रहता भी है कि सरकारी माता पिता जो हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके बच्चों को ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है। तो वो कैसे मिलती है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा और बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद दोस्तों, एज क्राइटेरिया। दोस्तों, हर क्लास में एडमिशन के लिए एक केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा एक एज क्राइटेरिया बनाया गया है। वो एज क्राइटेरिया क्या है वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। उसके बाद दोस्तों, केंद्रीय विद्यालयों में भी रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको। तो ये कैसे और कितना मिलता है ये आगे मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा। आगे फिर हम देखेंगे सिंगल गर्ल चाइल्ड, एक स्पेशल प्रोविजन होता है। ऐसे माता पिता जिनकी एक इकलौती संतान है वो सिर्फ लड़की है, उसके और कोई लड़का या लड़की नहीं है और कोई संतान नहीं है, तो उसमें सिंगल गर्ल चाइल्ड के एडमिशन का प्रोविजन होता है। उसमें बहुत सी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोविड 19 क्राइसिस हमारे देश में भी बहुत बुरी तरीके से आया था। तो दुर्भाग्यवश बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड 19 में जो है वो खो दिया। तो इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक अलग स्पेशल प्रोविजन बनाया है उनके एडमिशन के लिए। ये चीज़ भी हम देखेंगे। उसके बाद दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि दोस्तों, आप लोग को पता है कि केंद्रीय विद्यालय में स्पेशली क्लास 1 में एडमिशन के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, लॉटरी के माध्यम से एडमिशन होता है। और ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्किप नहीं करिएगा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में आगे। उसके बाद दोस्तों, हम देखेंगे आरटी एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय। बहुत से माता पिता का कॉन्सेप्ट होता है कि केंद्रीय विद्यालय में सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी करने वाले माता पिता के बच्चों का एडमिशन होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आरटी का प्रोविजन है दोस्तों, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। जिन बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं है वो कैसे केंद्रीय विद्यालय में इजिली एडमिशन पा सकते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे आरटी एडमिशन के बारे में। उसके बाद दोस्तों, सबसे लास्ट जो हम देखेंगे केंद्रीय विद्यालय नर्सरी एडमिशन बाल वाटिका, जो अभी इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी ये ट्रायल प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट है, अभी ये ट्रायल पे चल रहा है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर ये है क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रायोरिटीज इन एडमिशन। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय दो तरीके के होते हैं, एक सिविल या डिफेंस सेक्टर के होते हैं और एक दूसरा भी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सिविल और डिफेंस सेक्टर के बारे में। यहाँ पर प्रायोरिटीज कैसे मिलती हैं, प्राथमिकता एडमिशन में कैसे मिलती है। तो दोस्तों, जो सबसे पहली प्राथमिकता मिलती है वो मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनके बच्चों को, या फिर जो एक्स सर्विस मैन हैं उनके बच्चों को। तो दोस्तों, इनकी जॉब जो है वो ट्रांसफरेबल भी हो सकती है, नॉन ट्रांसफरेबल भी हो सकती है। इसमें जो फॉरेन नेशनल ऑफिशियल हैं जो यहाँ पर आए हैं डिपुटेशन पे, ट्रांसफर टू इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनविटेशन पे, उनके बच्चों को भी पहली प्राथमिकता मिलती है। तो दोस्तों, पहली प्राथमिकता यानी कि जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म हैं उसमें सबसे पहले इनको कंसिडर किया जाएगा एडमिशन के लिए। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरी प्राथमिकता मिलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, यानी कि जैसे कि आईआईटीज वगैरह हैं, ये इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में आती हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब जैसे भेल,
बी बेल भेल और आपका जो एनटीपीसी वगैरह हैं, इनको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इनके जो एम्प्लॉई हैं इनको जो है सेकंड प्रायोरिटी मिलती है। उसके बाद जो थर्ड प्रायोरिटी मिलती है वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलती है। इनकी भी जॉब जो है वो ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल हो सकती है। उसके बाद दोस्तों जो चौथी प्राथमिकता मिलती है वो स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑटोनोमस बॉडीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है, उनके बच्चों को मिलती है, जो वहाँ के एम्प्लॉई हैं। उसके बाद दोस्तों जो सबसे कम प्राथमिकता मिलती है वो इन सब कैटेगरीज को छोड़ के बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं जनरल, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हैं, उनके बच्चों को फिफ्थ प्रायोरिटी मिलती है। और दोस्तों उसके बाद जो यही सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, प्रेफरेंस इन एडमिशन टूवर्ड्स विल बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पेरेंट्स इन लास्ट 7 ईयर। यहाँ पे भी दोस्तों जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, दो एम्प्लॉई हैं, ठीक है, उनकी कैटेगरी वगैरह सब कुछ सेम है, तब वहां पर आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि किसको ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर जो सवाल उठता है वो ये होता है कि उनको कैसे डिटरमाइन करें कि किसको ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो इस केस में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के दो बच्चे हैं, दोनों की कैटेगरी वगैरह सेम है, सारा कुछ सेम है, तो उस केस में उनके माता या पिता जो उनके पेरेंट्स हैं उनका पिछले 7 साल में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफर हुए हैं, जिनके ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांसफर होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। तो दोस्तों ये लाइन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं जो दूसरे तरीके के केंद्रीय विद्यालय होते हैं, केंद्रीय विद्यालय अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। तो दोस्तों कुछ केंद्रीय विद्यालय होते हैं जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर होते हैं, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग यानी कि जैसे कि आईआईटीज वगैरह या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर होते हैं। तो वहां पर जो है अलग तरह की प्रायोरिटी लगती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि children and grandchildren of employee of the project sector, Institute of Higher Learning, which are sponsor of the Vidyalaya, children of project employee and postgraduate student who are working on the long-term research project, चिल्ड्रन ऑफ रेगुलर काउंसिल ऑफ वार्डन एम्प्लॉयज एंड चिल्ड्रन ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं एम्प्लॉय के, ठीक है, और जिस भी केंद्रीय विद्यालय को वो पीएसयू या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है, सपोज दैट एनटीपीसी है। अब एनटीपीसी में किसी बच्चे के माता पिता या फिर दादा दादी, ठीक है, वो वहां पर काम कर रहे हैं, ठीक, तो सबसे पहली प्राथमिकता उनको मिलती है। और उसी मतलब जो केंद्रीय विद्यालय है वो उसको जो है वो स्पॉन्सर करता है वही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, मानी माने कि जो एनटीपीसी है उसी के अंदर है और उसको स्पॉन्सर भी एनटीपीसी कर रहा है। तो वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, चाहे वो बच्चे के माता पिता हों या फिर दादा दादी हों, उनको सबसे पहली प्राथमिकता मिलती है। तो दोस्तों ये थी पहली प्राथमिकता। उसके बाद जो दूसरी प्राथमिकता मिलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया। और उसके बाद जो तीसरी प्राथमिकता मिलती है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो चौथी प्राथमिकता मिलती है वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। और जो पांचवी प्राथमिकता मिलती है, पांचवी प्रायोरिटी जो लगती है वो ऑटोनोमस बॉडीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद दोस्तों जो सबसे लास्ट जो प्राथमिकता मिलती है वो इन सब कैटेगरीज को छोड़ के बाकी जो जनरल कैटेगरीज हैं, यानी कि जैसे कि बच्चे बच्चे के माता पिता किसान हैं या फिर जो है बिजनेसमैन है या फिर मतलब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में नहीं है, तो उनको जो है सबसे कम प्राथमिकता मिलती है। दोस्तों यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस इन एडमिशन विल बी गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग एम्प्लॉयज, ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग एम्प्लॉयज एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज इन दैट ऑर्डर। तो दोस्तों यहाँ पर सर्विंग और रिटायर्ड एम्प्लॉय में सबसे पहले सर्विंग एम्प्लॉय जो होंगे उनके बच्चों को एडमिशन को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद जो है जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज होंगे उनको दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो आठवां नोट है वो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ ट्रांसफर्स के बेसिस पर डिटरमाइन किया जाएगा। अगर सेम प्रायोरिटी पे हैं तो वहाँ पर बच्चे के माता पिता के या फिर दादा दादी के अगर सर्विंग है तो कितने नंबर ऑफ ट्रांसफर हुए हैं पिछले 7 साल में, जिनके ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांसफर हुए होंगे उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो दोस्तों ये बात हो गई प्रायोरिटीज इन एडमिशन। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसमें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। अब दोस्तों आते हैं अगले टॉपिक पे, वो है एज क्राइटेरिया। दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में हर क्लास में एडमिशन के लिए एक पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा। तो वो क्या एज क्राइटेरिया है एक एक करके सारा देखेंगे दोस्तों। A child must be 6 year old as on 31st March of the academic year in which admission is sought for class 1। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्चा है वो 6 साल का होना चाहिए 31 मार्च, मतलब उस एकेडमिक ईयर के 31 मार्च को। जैसे कि एज एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ 2023-24 सत्र के लिए, तो 31 मार्च 2023 को जो आपके बच्चे की एज होनी चाहिए वो
6 साल कंप्लीट होनी चाहिए क्लास 1 में एडमिशन के लिए, ठीक है। चाइल्ड बॉर्न ऑन 1 अप्रैल शुड आल्सो बी कंसीडर, तो जो बच्चा 1 अप्रैल को पैदा हुआ है वो भी कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय इन वेरियस क्लासेस आर गिवन बिलो। तो दोस्तों, जो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट है मैं आपको आगे टेबल के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक टेबल है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे क्या है यहाँ पर। तो दोस्तों, मैं आपको एक हाइलाइटर के माध्यम से बताता हूँ। तो क्लास 1 में जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है 31 मार्च 2003 को जो होना चाहिए आपके बच्चे की एज, वो कम से कम 6 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वो है 8 साल क्लास 1 में एडमिशन के लिए, ठीक है। उसके बाद क्लास सेकंड में एडमिशन के लिए जो कम से कम एज है वो 6 साल और जो ज़्यादा से ज़्यादा एज है वो 8 साल होनी चाहिए 31 मार्च 2023 को। इसी तरीके से क्लास थर्ड में एडमिशन के लिए 7 साल कम और ज़्यादा से ज़्यादा 9 साल। इसी तरीके से क्लास फोर्थ में एडमिशन के लिए 8 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल। और क्लास फिफ्थ में कम से कम 9 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 11 साल। मतलब ये मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ कि इससे कम नहीं होनी चाहिए 31 मार्च 2023 को, और ज़्यादा से ज़्यादा की बात ये कर रहा हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 31 मार्च 2023 को। इसी तरीके से क्लास सिक्स में कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल। और क्लास सेवन्थ में कम से कम 11 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 13 साल। क्लास एट्थ में कम से कम 12 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल। क्लास नाइन्थ में कम से कम 13 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल। और क्लास टेंथ में कम से कम 14 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल। तो दोस्तों, ये हो गया क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक का जो एज का मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं अ, और भी क्लासेस के लिए 11th और 12th के लिए। तो दोस्तों, एज पर मैंडेट ऑफ एनईपी 2022, दोस्तों नई शिक्षा नीति के हिसाब से जो एंट्री एज है क्लास 1 में एडमिशन के लिए वो उसको रिवाइज किया गया है, जो कि सेशन 2022-23 से इफेक्टिव है। उसके लिए बच्चे की जो एज है वो 6 साल प्लस होनी चाहिए, यानी कि 6 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, द मैक्सिमम एज लिमिट कैन बी रिलैक्स्ड बाय 2 ईयर इन केस ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन बाय द प्रिंसिपल। तो दोस्तों, अगर दुर्भाग्यवश आपका बच्चा जो है वो डिफरेंटली एबल्ड है, भगवान करे ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, किसी का भी बच्चा जो है वो डिफरेंटली एबल्ड ना हो। तो दोस्तों, अगर सपोज दैट आपका बच्चा डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन है, तो इस केस में प्रिंसिपल जो है वो आपको 2 साल उसके जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसमें वो आपको रिलैक्सेशन दे सकता है, ठीक। उसके बाद दोस्तों आगे, देयर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन फॉर एडमिशन टू क्लास 11th, यानी कि क्लास 11th में एडमिशन के लिए एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही क्लास 12th के लिए भी एडमिशन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज का। लेकिन यहाँ पर जो आपका एजुकेशन होना चाहिए वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप 2023 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका बच्चा जो है जो बच्चा है जो स्टूडेंट है वो क्लास 10th जो है वो जो 2022 में ही पास किया हो, और अगर 12th में लेना चाहता है तो क्लास 11th जो है वो 2022 में पास किया हो। मतलब ये एजुकेशन में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था 11th और 12th में एडमिशन के लिए प्रोविज़न एज का। अब आगे देखते हैं रिजर्वेशन कितना मिलता है एडमिशन में। तो दोस्तों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कैटेगरी। शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति, एंड अदर बैकवर्ड क्लास अन्य पिछड़ा वर्ग। तो दोस्तों, 15% जो सीट्स होती हैं वो शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व होती हैं। 7.5% सीट जो होती हैं वो शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व होती हैं। और 27% जो सीट्स होती हैं वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर इनके लिए रिजर्व्ड होती हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जो डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी होती है उनके लिए 3% ऑफ द टोटल अवेलेबल सीट्स फॉर फ्रेश एडमिशन विल बी हॉरिजेंटली रिजर्व्ड होती हैं। वो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन एज पर द प्रोविजन ऑफ आरटी एक्ट 2029। तो दोस्तों, ये रिजर्वेशन की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड एडमिशन के बारे में। दोस्तों, सिंगल गर्ल चाइल्ड एडमिशन क्या होता है? दोस्तों, माता पिता की जो इकलौती संतान है वो सिर्फ लड़की हो, उस लड़की के कोई और भाई बहन ना हो, सिर्फ और सिर्फ माता पिता की एक ही संतान हो, वो लड़की हो, तो वो आएगी सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में। तो दोस्तों, जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है वो क्लास 1 में एडमिशन होता है और क्लास 6 में। मैक्सिमम ऑफ 2 जो है सीट्स होती हैं क्लास 1 में पर सेक्शन, यानी कि अगर क्लास 1 में 4 सेक्शन है तो वहाँ पर 8 सीटें होंगी जो रिजर्व होंगी सिंगल गर्ल चाइल्ड के एडमिशन के लिए। और दोस्तों, क्लास 6 से लेकर उससे ऊपर की क्लासेस के लिए पर क्लास 2 सीटें जो है वो सिंगल गर्ल चाइल्ड के
के लिए रिजल्ट होती हैं। दोस्तों इसमें सिंगल गर्ल चाइल्ड में जो ट्विन गर्ल्स हैं उनको भी शामिल किया जाता है। दोस्तों अगर ट्विन गर्ल्स हैं यानी कि जुड़वा बहनें हैं, ट्विन गर्ल्स यानी कि जुड़वा बहनें, अगर उनका फॉर्म भरते हैं तो उनका दोनों का एडमिशन एक ही माना जाएगा, यानी कि दो बहनें भले से हैं लेकिन उनकी जो सीट कैप्चर होगी वो एक ही होगी। दोस्तों जब भी उनका जो है लॉटरी में नाम ड्रॉ किया जाएगा तो दोनों बहनों का नाम, जो ट्विन गर्ल्स हैं उनका नाम एक ही स्लिप पर लिखा जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्म जब भरेंगे हम आपको तो भर के दिखाएंगे। अगर आपकी ट्विन गर्ल्स हैं तो कैसे आपको फॉर्म भरना है, ये जब हम आपको लाइव डेमो देंगे तो देखेंगे, तो बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है सिंगल गर्ल चाइल्ड में, ट्विन गर्ल्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, इन केस ऑफ सिंगल गर्ल चाइल्ड इंक्लूडिंग ट्विन गर्ल चिल्ड्रन, इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर मोर देन द नंबर ऑफ अलॉटेड सीट्स, मैक्सिमम 2 पर सेक्शन इन क्लास 1 एंड 2 पर क्लास इन क्लास 6 एंड ऑनवर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर जो है एप्लीकेशन वो ज़्यादा हैं, जितनी भी अलॉटेड सीट हैं उससे ज़्यादा, तो फिर जो एडमिशन में प्रायोरिटीज़ लगेंगी, वो जो प्रायोरिटी कैटेगरी अभी मैंने आपको पहले बताया उसके हिसाब से एडमिशन मिलेगा। क्योंकि दोस्तों नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा है तो किसी ना किसी तरीके से उनको सॉर्ट आउट करना है, तो वहाँ पर फिर प्रायोरिटी कैटेगरी लगती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उस हिसाब से आप फिर जो है वो किया जाएगा और लॉटरी वगैरह ड्रॉ होगी। तो दोस्तों ये बात हो गई सिंगल गर्ल चाइल्ड एडमिशन के बारे में। अब यहाँ पर एक स्पेशल प्रोविजन और है, ऑर्फेन चिल्ड्रन ड्यू टू कोविड-19 एडमिशन। दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता था कि केंद्रीय विद्यालय में जो है स्पेशल प्रोविजन में एडमिशन होते हैं, और पिछले साल हमारे देश में जो है वो कोविड-19 की क्राइसिस थी, बहुत ही बुरी दुर्दशा थी। ऐसे में दुर्भाग्यवश बहुत से बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने उन बच्चों के लिए एक अलग सा प्रोविजन लेके आया है जिसमें उनको एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों अ, ये जो एडमिशन होते हैं ये ओवर एंड अबव द क्लास स्ट्रेंथ होते हैं, यानी कि अगर टोटल 40 सीट हैं फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है तो उसको एडमिशन मिलेगा। 40 के ऊपर भी सीट हो जाएंगी तब भी उनको एडमिशन मिलेगा। और ये जो स्कीम है वो पीएम केयर्स के अंदर आती है। तो दोस्तों ये जो एडमिशन होते हैं, उम, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, वो 10 बच्चों का एडमिशन कर सकते हैं, और मैक्सिमम 2 बच्चों का पर क्लास जो है वो एडमिशन होगा केंद्रीय विद्यालयों में। और इन बच्चों को जो है वो फीस वगैरह से छूट मिली होती है, जैसे कि ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फंड और विद्यालय विकास निधि, इन सब की फीस इनको नहीं पे करनी पड़ती है। इनको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो दोस्तों ये बात हो गई ये स्पेशल प्रोविजन के बारे में। अब आगे बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों क्लास 1 में एडमिशन के लिए आपको प्रूफ ऑफ एज के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट देना होता है, जो कि आपका बना होना चाहिए अथॉरिटी कंपिटेंट टू रजिस्टर बर्थ, यानी कि जो भी बर्थ बर्थ की रजिस्टरी करते हैं वो जो अथॉरिटी हैं उनके द्वारा वो जो है इशू किया होना चाहिए। ये हो सकते हैं एरिया काउंसिल, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, विलेज पंचायत, मिलिट्री हॉस्पिटल या फिर सर्विस रिकॉर्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल। तो दोस्तों दूसरी क्लासों के लिए जो डेट ऑफ बर्थ का रिकॉर्ड होता है वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, जो कि स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं वो रिटर्न कर दिए जाते हैं वेरिफिकेशन के बाद पेरेंट्स को। उसके बाद दोस्तों क्लास 8 तक एडमिशन के लिए कोई भी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट से ही काम चल जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चा जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमिलेयर, बीपीएल, इन सब कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी स्टेट गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करने होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो दोस्तों अगर एडमिशन के टाइम पर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 3 महीने के अंदर ये जो है बनवा कर देने होते हैं, अदरवाइज आपके बच्चे के एडमिशन में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद दोस्तों अ, अगर बच्चा आपका दुर्भाग्यवश जो है वो फिजिकली चैलेंज्ड है, यानी कि हैंडीकैप की कैटेगरी में आते हैं, तो इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको सिविल सर्जन या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर से आपको जो है एक सर्टिफिकेट बनवा कर देना होता है। उसके बाद दोस्तों अगर बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी में हैं तो वहाँ पर आपको एक सर्विस सर्टिफिकेट देना होता है, जिसमें पहले 7 साल में उनके कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं, वो जो उनके ऑफिस के हेड हैं उनका नाम, डिजिग्नेशन और जितने भी चीज़ें वहाँ पर लिखनी होती हैं, वो सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट होता है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगली वीडियोज़ में। तो दोस्तों वो सर्विस सर्टिफिकेट आपको बनवा कर देना होता है, उसमें सारा कुछ मेंशन रहता है कि आपके पिछले 7 साल में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं, जो आपके
ऑफिस के हेड होते हैं वो उसको वेरीफाई करके देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है जिन बच्चे के माता पिता जो है वो सरकारी नौकरी में है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसके बाद दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉय, जो यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉय हैं उनके लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट देना होता है। ये सबके लिए नहीं है, ये यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉयज़ के लिए है। और दोस्तों, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आपको देना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इनकी मैं अलग से भी वीडियो आपके लिए लाऊंगा जिसमें आपको डिटेल एक एक चीज सारी चीजें आपको बताऊंगा। सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट भी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके के फॉर्मेट होते हैं, वो मैं अगली वीडियो में करूंगा। अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आरटी एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय। आरटी एडमिशन जो होते हैं दोस्तों, जितनी भी फ्रेश एडमिशन की सीटें अवेलेबल होती हैं किसी भी केंद्रीय विद्यालय में, उसमें 25% जो सीट होती हैं वो रिजर्व होती हैं राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत एडमिशन के लिए। दोस्तों, इन 25% सीटों में कोई भी प्रायोरिटीज नहीं लगती है। दोस्तों, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है जो जिन बच्चे के माता पिता किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं है, जर्नल हैं, यानी कि शॉपकीपर हैं, जो है और प्राइवेट जॉब करते हैं, बिजनेसमैन हैं, या कुछ भी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में नहीं है, उनके लिए ये 25% सीट्स रिजर्व होती हैं। और लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस, उन कैटेगरीज में अगर आप फॉलो करते हैं, उन कैटेगरीज में आप आते हैं, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। वो मैं आपके साथ अभी आगे शेयर करूंगा कि क्या कंडीशंस हैं, क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आरटी में एडमिशन के लिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं। सपोज द किसी केंद्रीय विद्यालय में जो है वो 40 सीट्स हैं, तो 40 का जो 25% होता है वो 10 होता है, यानी कि 40 में से जो 10 सीटें होती हैं, अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में टोटल 40 सीट है तो उसमें से 10 सीट जो है वो आरटी प्रोविजन के थ्रू जो है वो भरी जाती हैं। तो दोस्तों, ये जो आरटी की जो लॉटरी होती है वो एस सी, एस टी, ई डब्ल्यू एस, बीपीएल, ओबीसी, नॉन क्रिमिलेयर और डिफरेंटली एबल्ड को एक साथ देखकर उनकी जो लॉटरी है वो निकलती है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉइंट लिखा हुआ है, हु आर द रेजिडेंट ऑफ नेबरहुड। तो ये क्या चीज़ होती है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो आरटीई में एडमिशन के लिए आपको फुलफिल करनी होती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डिसएडवांटेज ग्रुप कौन कौन से होते हैं जो आरटी एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों, कोई भी बच्चा जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास या फिर किसी तरीके से वो डिसएडवांटेज ग्रुप है, चाहे सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिक, जियोग्राफिकली, लिंग्विस्टिक, जेंडर, या ऐसा कोई भी फैक्टर जो अप्रोप्रिएट लगता है गवर्नमेंट के को कि उसके हिसाब से वो एक पिछड़े वर्ग में आता है, एक डिसएडवांटेज ग्रुप में आता है। वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको वो डिफाइन की होती है कि ये एक डिसएडवांटेज ग्रुप है। उस ग्रुप में अगर आप आते हैं और आपका बच्चा आता है तो आप आरटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आप आरटी के तहत एडमिशन पा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ऐसा बच्चा जिसको किसी स्पेशल नीड की ज़रूरत हो या फिर किसी डिसेबिलिटी से वो सफ़र कर रहा हो, तो वो एज पर डिटरमाइन पर द प्रोविजन मेंशन्ड इन आरटी एक्ट, तो आपका बच्चा जो है वो आरटी में एडमिशन के लिए पात्र होता है। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ और कंडीशंस हैं। एक और ग्रुप होता है जिसको वीकर सेक्शन बोलते हैं। तो वीकर सेक्शन में वो बच्चे आते हैं जिन बच्चों के माता पिता या गार्जियन जो है उनकी एनुअल इनकम जो है वो एक मिनिमम लिमिट जो स्पेसिफाई की गई है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उससे कम होती है। तो दोस्तों, द इनकम लिमिट रिगार्डिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन विल बी एप्लीकेबल नोटिफाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न, यानी कि ये वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, राज्य सरकारें, वो डिफाइन करती हैं कि मिनिमम लिमिट क्या होनी चाहिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। तो दोस्तों, ये हर राज्य का अलग अलग भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ। आप अपने स्टेट का देख लीजिएगा कि आपके स्टेट में जो मिनिमम लिमिट है वीकर सेक्शंस में बिलोंग करने के लिए वो क्या है, उसके हिसाब से अगर आप जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं तो आप जो है पात्र हैं आरटी में एडमिशन के लिए, आप अपने बच्चे का आरटी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डिफिनेशन ऑफ नेबरहुड और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस एप्लीकेबल फॉर एडमिशन अंडर आरटी ओनली। जैसे कि अभी आपने देखा था कि नेबरहुड की बात आई थी, तो नेबरहुड होता क्या है यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है आरटी एडमिशन के लिए। केंद्रीय विद्यालय में आरटी एडमिशन के लिए ये एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों, जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं वो बहुत जगह, अलग अलग जगह पे लोकेटेड होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया है कि
आरटीई में एडमिशन के लिए जो आपका शहरी क्षेत्र है, यानी कि अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है, अगर आप सिटीज में रहते हैं, अर्बन एरिया में या फिर मेजर सिटी में रहते हैं, तो आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो 5 किलोमीटर के रेडियस में होनी चाहिए, तभी आप आरटी में एडमिशन के लिए पात्र होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आपका घर ग्रामीण क्षेत्र में है और जो केंद्रीय विद्यालय है वो आपके घर से 8 किलोमीटर के रेडियस में है, ठीक, आपके घर से 8 किलोमीटर के रेडियस में है, तभी आप आरटी के लिए पात्र होंगे, अदरवाइज आप आरटी के लिए पात्र नहीं होंगे उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस वो आपको प्रोड्यूस करना होता है और इसके साथ ही साथ आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी लिख कर देना होता है। इसका एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट्स वाले वीडियो में शेयर करूंगा और वहां पर आपको बताना होता है कि हमारे घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो वो 5 किलोमीटर के रेडियस के रेंज में है या नहीं है, या फिर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो 8 किलोमीटर के रेडियस के रेंज में है या नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ है जो एक क्राइटेरिया है आरटी में एडमिशन के लिए, तो ये चीज़ आपको फॉलो करना होता है। अगर आप ये नहीं फॉलो करते हैं तो आप आरटी के में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पिछले बार बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि क्या केंद्रीय विद्यालय में नर्सरी एडमिशन, यानी कि एलकेजी यूकेजी, इनमें भी एडमिशन होते हैं क्या? तो दोस्तों इस बार जो है अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक पायलट प्रोजेक्ट लाया है जो कि अभी 50 केंद्रीय विद्यालयों में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है और देखा जा रहा है कि ये कितना सक्सेस होता है। तो मे बी दैट की फुल चांसेस हैं कि अगली बार भी ये एडमिशन जो है वो हों। क्योंकि दोस्तों ये एक तरीके से आप मान सकते हैं कि ये जो है आगे होंगे ही। तो चलिए मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, आगे फिर जैसा होगा फिर इसके बारे में मैं आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से जानकारी दूंगा। अभी जो सूचना है इस बार के लिए मैं उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि प्रोसेस क्या होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाल वाटिका इसको बोलते हैं, केंद्रीय विद्यालय नर्सरी एडमिशन को बाल वाटिका एडमिशन बोलते हैं। तो दोस्तों एडमिशन फॉर बाल वाटिका 1, 2 एंड 3, यहाँ पर 3 क्लासेस हैं। तो दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बाल वाटिका जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है उन बच्चों के लिए जिनकी एज 3 साल से ऊपर, 4 साल से ऊपर और 5 साल से ऊपर है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसा क्या एज का क्राइटेरिया है। तो बाल वाटिका 1 में एडमिशन के लिए आपके बच्चे की जो एज है वो 3 साल कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन 4 साल नहीं होनी चाहिए। यानी 3 साल कंप्लीट होनी चाहिए और 4 साल से कम होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? आपके बच्चे की जो एज है वो 3 साल कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन 4 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 4 साल से कम होनी चाहिए। इसी तरीके से बाल वाटिका 2 में एडमिशन के लिए आपके बच्चे की जो एज है वो 4 साल कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन 5 साल से कम होनी चाहिए, 4 से 5 के बीच में होनी चाहिए। ओके, इसी तरीके से बाल वाटिका 3 में एडमिशन के लिए आपके बच्चे की जो एज है वो 5 साल कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन 6 साल से कम होनी चाहिए, 6 साल कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। तो ये है एज का क्राइटेरिया। उसके बाद दोस्तों इसमें भी रिजर्वेशन मिलता है आरटी एक्ट के तहत, जहां भी एप्लीकेबल होगा। उसके बाद दोस्तों एडमिशन फॉर आरटी कैटेगरी, वो भी एडमिशन केवीएस एडमिशन गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। उसके बाद दोस्तों सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी का जो एडमिशन है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है इन क्लासेस के लिए। उसके बाद दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे इन क्लासेस में एडमिशन के लिए मैं बता दे रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक आएगा, उसको आपको भरना होता है, वो एडमिशन के टाइम पर आएगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का करना होता है। उसके बाद दोस्तों सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर बच्चा जो है एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ब्लड ग्रुप रिपोर्ट बच्चे की आपको देनी होगी। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटोज आपको देनी होती है। ये जो प्रोसेस होता है ये ऑफलाइन होता है दोस्तों, इस वजह से यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म के साथ अटैच करने होते हैं। सर्विस सर्टिफिकेट, अगर बच्चे के माता पिता गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो सर्विस सर्टिफिकेट आपको देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि स्कूल की टाइमिंग, फीस और अलग चीज़ें क्या होंगी। तो ड्यूरेशन ऑफ द स्कूल टाइमिंग वुड बी 3 आवर्स पर डे ऑन अ 5 डे वीक बेसिस, यानी कि जो हो बच्चे की स्कूल टाइमिंग होगी वो 3 घंटे होगी एक दिन में, और 5 दिन उसकी क्लासेस चलेंगी, यानी कि सैटरडे संडे में भी ऑफ रहे, 5 दिन की क्लासेस होंगी हफ्ते में और 3 घंटे की क्लासेस होंगी एक दिन में। उसके बाद दोस्तों जो वैकेशन और ब्रेक होंगे वो एग्जिस्टिंग शेड्यूल के हिसाब से होंगे जो केंद्रीय विद्यालय में होते हैं। उसके बाद दोस्तों इन क्लासेस के लिए कोई भी जो है यूनिफॉर्म वो प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, विदाउट यूनिफॉर्म इन बच्चों को आना है। उसके बाद दोस्तों जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो क्लास 1 के बराबर ही होता है, और जो फीस जमा होगी यूबीआई पोर्टल के थ्रू, जैसे
क्लास 1 के बच्चों की या फिर अदर बच्चों की जमा होती है, उसी तरीके से इन बच्चों की भी फीस सबमिट होगी। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2023-24 के रिगार्डिंग। आपको थोड़ी सी पहले से जानकारी रहेगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप प्रिपरेशन कर लेंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं, लोगों को सही जानकारी नहीं रहती है, इस वजह से एडमिशन में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आपके रेफरेंस के लिए दिया हूँ। जब तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं रिलीज हो जाते हैं तब तक आप इस वीडियो को देखिए। इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। दोस्तों हमारे चैनल का एक उद्देश्य है, पढ़ेगा देश बढ़ेगा देश। तो दोस्तों हमारा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि लोगों तक सही जानकारी सही टाइम पर पहुंचे, ताकि बच्चों का अच्छे से अच्छे स्कूलों में एडमिशन हो जाए। दोस्तों इसीलिए हम केंद्रीय विद्यालय पर लगातार जानकारी आपको देते रहते हैं, और हमारा आगे भी यही प्रयास रहेगा कि आपको जल्द से जल्द लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी आप तक पहुंचाएं। तब तक के लिए दोस्तों आप अपनी तैयारी करिए। और दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स तो आपके लिए खुला ही है, एनी टाइम आप कमेंट करके कमेंट पूछिए। दोस्तों मैं आपके जवाब आपको देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और दोस्तों चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो को आपस में भी शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ जो आपके बच्चे के एडमिशन के लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।